हेलो दोस्तों, वेलकम टू परीक्षा प्रो। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की जो वैकेंसी निकाली हुई है, उसमें आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट पढ़ेंगे, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे कई सवाल भी आपको मिलेंगे। तो अभी हम पहले आरटीई एक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आरटीई रूल पढ़ेंगे, ताकि ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाए और आपके कोई भी सवाल आए तो वो आसानी से बन जाए। एक्ट की शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात जानना जरूरी है कि ये जो एजुकेशन का जो सब्जेक्ट था, जब ये संविधान बना था तो वो स्टेट लिस्ट में था। जब संविधान बना तो एजुकेशन जो है स्टेट लिस्ट में रखा गया था। स्टेट लिस्ट में जब कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उस पर कानून बनाने का काम कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर कानून नहीं बना सकती है। 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इंदिरा गांधी जी ने एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से उठा करके कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। और जब कोई भी सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाता है तो इस पे कानून बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का भी हो जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पे कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी एक बेसिक सी पता होनी चाहिए। इस शुरुआत में जब संविधान बना तो एजुकेशन स्टेट लिस्ट का मैटर था, कंकरेंट लिस्ट का नहीं। और अभी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। मतलब स्टेट और सेंटर दोनों चाहे तो इस पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये चीज इसका डिटेल में जिक्र पॉलिटी में किया गया है कि स्टेट लिस्ट में कानून कौन बनाता है, कंकरेंट लिस्ट में कानून कौन बनाता है, ये पॉलिटी में जिक्र किया गया है। इसके बाद क्या था कि हमारे संविधान जब बना था तो एजुकेशन का मैटर फंडामेंटल राइट में नहीं था, बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के आर्टिकल 45 में दिया हुआ था। फंडामेंटल राइट में कहीं पर भी एजुकेशन का जिक्र नहीं किया गया था। आर्टिकल 45 में जो लिखा था, जो डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसमें ये लिखा गया था कि स्टेट जो है 14 साल तक के बच्चों के एजुकेशन का पूरा इंतजाम करेगा। लेकिन चूंकि डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं होता है, मतलब अगर स्टेट नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता इस चीज के लिए। इसीलिए 2002 में संविधान में एक संशोधन कर दिया गया, 86 संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया गया और एजुकेशन को जो है ले आकर के एक फंडामेंटल राइट में ऐड कर दिया गया। संविधान में एक नया आर्टिकल, आर्टिकल 21A ऐड किया गया और उसके तहत जो राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया और बोल दिया गया ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों के एजुकेशन का पूरा इंतजाम करें, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, पहले फंडामेंटल राइट में एजुकेशन का कोई राइट नहीं था। ये था संविधान में, लेकिन ये आर्टिकल 45 में था जो डीपीएसपी का पार्ट है। और डीपीएसपी इन्फोर्सेबल नहीं होता है, मतलब स्टेट ना भी करे तो उनके ऊपर कोई पेनल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट होता है उसके बारे में हम सबको पता है कि अगर स्टेट नहीं करेगा तो कोर्ट में जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट स्टेट को डायरेक्शन दे सकता है कि ये उस सिटीजन का फंडामेंटल राइट है, आप इसे करिए। इसी वजह से एजुकेशन को उठा करके डीपीएसपी से उठा करके फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के जरिए। अब सवाल ये है कि आर्टिकल 21 में तो 6 से 14 साल तक के बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात की गई। इसी के साथ साथ इसी संविधान संशोधन के जरिए आर्टिकल 45 में भी संशोधन कर दिया है। जहां पे ये पहले अप टू 14 ईयर्स था, उसको बढ़ा करके अप टू 6 ईयर कर दिया गया, क्योंकि 6 से 14 साल तो चला गया आर्टिकल 21 में। तो 6 से 14 साल का जो एजुकेशन है, जिसको हम एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक, वो एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन क्लास 1 से पहले का जो एजुकेशन है, प्री स्कूल एजुकेशन, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, वो डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, तो इस बात को लेकर के एकदम क्लियर रहिएगा। अब हम एक्ट पे आते हैं। ये जो एक्ट है इसका पूरा नाम है द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। 2009 में ये एक्ट पास किया गया था। ठीक है, इसमें टोटल 7 चैप्टर है, 39 सेक्शन है और एक शेड्यूल है। वन बाय वन करके हम चीजों को पढ़ेंगे। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009।
26 अगस्त 2009 को ये एक्ट जो है कि राष्ट्रपति से साइन हो गया था। पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद राष्ट्रपति से ये एक्ट साइन हो गया। ये एक्ट बनाया क्यों गया था? ये एक्ट 6 से 14 साल, इस एक्ट के तहत जो चिल्ड्रन की डिफिनीशन है उसमें वो चिल्ड्रन आएंगे जिनकी एज 6 से 14 साल की होती है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस एक्ट का जो पर्पज है वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। ये एक्ट पूरे भारत में लागू, पहले जम्मू एंड कश्मीर इससे एग्जेम्प्टेड था, लेकिन बाद में ये चीज भी चेंज हो गई। अब ये पूरे भारत में लागू है, ठीक है ये चीज। अगला, जो संविधान के आर्टिकल 29 और 30 के तहत जो भी स्कूल्स होते हैं जिनको माइनॉरिटी स्कूल बोलते हैं, माइनॉरिटी स्कूल, ये आरटीई एक्ट का प्रोविजन माइनॉरिटी स्कूलों में भी लागू होता है कुछ कंडीशंस के साथ। मतलब संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में जो माइनॉरिटी स्कूल्स होते हैं, जो रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पे बनाए जाते हैं, उनमें कुछ प्रोटेक्शन दिया हुआ है संविधान के जरिए उन स्कूलों को। उन प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए भी जो माइनॉरिटी स्कूल है वहां पर भी आरटीई एक्ट लागू होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछी जा सकती है कि क्या माइनॉरिटी स्कूल्स में आरटीई एक्ट लागू है? बिल्कुल लागू है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोटेक्शन आर्टिकल 29 और 30 के तहत दिया गया है उन माइनॉरिटी स्कूल्स को, उनको बिना वायलेट किए हुए उन स्कूलों में राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू, ठीक है ये चीज। लेकिन जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, जो धार्मिक शिक्षा देते हैं, जिसमें मदरसा, वैदिक पाठशाला, ठीक है, या कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो रिलीजियस जो है कि एजुकेशन देता है, ठीक है, यहां पर आरटीई एक्ट लागू नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। लोगों को लगता है कि माइनॉरिटी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है ये भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, ऐसा नहीं। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरह होते हैं, उनको संविधान से कुछ प्रोटेक्शन मिला हुआ है, ठीक है। तो माइनॉरिटी स्कूल्स में भी आरटीई के प्रोविजन लागू होते हैं, लेकिन जो धार्मिक स्कूल्स है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें मदरसा, वैदिक पाठशाला या अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो रिलीजियस पढ़ाई कराते हैं, वहां पे ये चीज लागू नहीं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कुछ डिफिनीशन है, जैसे जगह जगह आपको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिफिनीशन मिले। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट माने होता क्या है। ये स्कूल के आधार पे होता है। हमने पढ़ा ना कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट का हिस्सा है, मतलब एजुकेशन पे पॉलिसी बनाने का, स्कूल बनाने का काम स्टेट का भी होता है, सेंटर का भी होता है और यूनियन टेरिटरी का भी होता है। उसी के रिस्पेक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डिफिनीशन भी बनाई गई है। अगर कोई भी स्कूल है जो इस्टेब्लिश्ड, ओन्ड या कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई भी स्कूल है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, या सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने बनाए हुए कोई भी स्कूल है, चाहे स्टेब्लिश्ड है, चाहे ओन्ड है या कंट्रोल्ड है, ठीक है, तो उसका जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, ठीक है। साथ ही साथ कोई यूनियन टेरिटरी है जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है, तो वहां के भी कोई भी सरकारी स्कूल है तो वहां पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा। यूनियन टेरिटरी जो हमारे 8 है उसमें से केवल 2 ही ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहां पे लेजिस्लेचर है, दिल्ली एंड पुदुचेरी। बाकी किसी भी यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है। तो बाकी जो 6 यूनियन टेरिटरी बच गए, वहां के स्कूल के रिस्पेक्ट में भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा स्कूल है जो स्टेट गवर्नमेंट का अपना स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको स्टेब्लिश किया या ओन किया या कंट्रोल किया है, ऐसे केस में जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसा कोई यूनियन टेरिटरी है जिनका अपना लेजिस्लेचर है, मतलब दिल्ली एंड पुदुचेरी, उस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो कंसर्न यूनियन टेरिटरी ही हो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 2 तरह के स्कूल के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी। पहला जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है, और दूसरा जो यूनियन टेरिटरी जहां पर की लेजिस्लेचर नहीं है, वहां उसके लिए भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल है उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट।
और बचे हुए जो 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी जहां पे उनका अपना लेजिस्लेचर है, वो जो है कि यूनियन टेरिटरी ही वहां पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बहुत सारे आगे काम जिम्मेदारियां दी गई हैं, पावर दी गई है, इसीलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। एक टर्म और आएगा कैपिटेशन फी। कैपिटेशन फी माने डोनेशन। एडमिशन के लिए किसी भी तरह से पैसा देना डोनेशन कहलाता है। आरटीई एक्ट एकदम डोनेशन को मना करता है कि किसी भी बच्चे का एडमिशन के लिए या किसी भी बच्चे की स्कूलिंग के लिए किसी भी तरह से पैसा कोई नहीं मांगे, ना तो स्कूल मांगेगा ना तो कोई दूसरा पर्सन मांग। अगर ऐसा वो करता है तो आरटीई एक्ट का वायलेशन है और उसके ऊपर फाइन भी लगाई जा सकती है। ठीक है। ये चाइल्ड की डिफिनीशन हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एज पर आरटीई एक्ट चाइल्ड माने क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को चाइल्ड माना है। मतलब जो भी राइट है वो 6 से 14 साल के बच्चों का है। सर्टेन केसेज में इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। आगे एक चीज और बार बार आपको मिलेगी, चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप। ठीक है, मतलब ये ऐसे वीकर सेक्शन के बच्चे हैं जिसमें कोई एससी कैटेगरी का बच्चा हो, एसटी कैटेगरी का बच्चा हो, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जो ओबीसी होते हैं उसका बच्चा हो, या कोई ऐसा ग्रुप है जो सोशल, कल्चरल या इकोनॉमिक या जियोग्राफिकल लिंग्विस्टिक आधार पर वो बैकवर्ड है। ठीक है, ऐसे चाइल्ड को चाइल्ड बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप है, इनको थोड़ा स्पेशल ध्यान देने की बात की गई। ठीक है, ठीक इसी तरह चाइल्ड बिलोंगिंग टू वीकर सेक्शन, जो ईडब्ल्यूएस कोटा के बच्चे होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई। और जो कोई डिसेबल्ड चाइल्ड है उसको भी जो है कि ये चीज जो है कि प्रोवाइड। ठीक है, ये चीज है। अगली बात यह है कि एलिमेंट्री एजुकेशन क्या होता है। जो आरटीई एक्ट है वो एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट देता है, हर एक एजुकेशन का नहीं, हायर एजुकेशन का नहीं, ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन माने क्लास 1 से क्लास 8 तक का जो एजुकेशन है उसे एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं। क्लास 1 से पहले जो प्री स्कूलिंग का जो होता है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, ये सब आरटीई एक्ट में कवर नहीं होते। मतलब प्री स्कूलिंग फंडामेंटल राइट नहीं। ठीक है, क्लास 1 से लेके 8 तक की ही स्कूलिंग को एक राइट के तौर पे आरटीई एक्ट के तहत प्रोटेक्ट किया गया है। उससे ऊपर का एजुकेशन, उससे नीचे का एजुकेशन वो आरटीई एक्ट से प्रोटेक्टेड नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कई जगह लोकल अथॉरिटी का भी जिक्र आएगा। लोकल अथॉरिटी माने क्या है, म्युनिसिपलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल, जिला परिषद या नगर पंचायत या पंचायत, यही इन्हीं को लोकल बॉडी बोला जाता है। अब अगर किसी भी चाइल्ड के राइट का वायलेशन हो रहा है, आरटीई एक्ट ने जिस चाइल्ड को जो राइट दिया है कि उसका जो है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उसको मिलना चाहिए, नहीं दे रहा है कोई स्कूल, तो उसको देखने के लिए, उस पर एक्शन लेने के लिए भी तो कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। सेंट्रल लेवल पे ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट को ये जिम्मेदारी दी, एनसीपीसीआर, और ये टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये चीज। अगली इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है स्कूल की, कि किस किस तरह के स्कूल पे आरटीई एक्ट लागू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आरटीई एक्ट में स्कूल माने क्या। सबसे पहली चीज कि केवल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ही आरटीई एक्ट के तहत कवर होते हैं। स्कूल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। दूसरा, उस स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन दिया जाता हो। ठीक है, मतलब 1 से लेके 8 तक के स्कूलिंग की व्यवस्था वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, 4 तरह के स्कूल की बात आरटीई एक्ट करता है। पहला, कोई भी स्कूल है जो इस्टेब्लिश्ड, ओन्ड, कंट्रोल्ड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। एक तरीके से मान लीजिए ये सरकारी स्कूल हो गए, चाहे केंद्र सरकार के स्कूल हो गए, चाहे राज्य सरकार के स्कूल हो गए, चाहे यूनियन टेरिटरी के स्कूल हो गए, चाहे लोकल बॉडीज के स्कूल। पहली कैटेगरी में वो आते हैं। दूसरे में आ गए प्राइवेट स्कूल, लेकिन सरकार से वो एड लेते हैं, एडेड स्कूल, जो गवर्नमेंट से एनुअली कुछ ना कुछ उनको एड के तौर पे मिलता है, ग्रांट के तौर पे मिलता है। ये दूसरी कैटेगरी के स्कूल, यहां पर भी आरटीई एक्ट लागू होता है। तीसरा, स्कूल बिलोंगिंग टू स्पेसिफाइड कैटेगरी। ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट के कुछ स्पेशल स्कूल है जिसमें केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, ये सब इसी थर्ड की कैटेगरी में आते हैं। इसमें भी आरटीई एक्ट लागू होता है। और चौथा होता है अनएडेड स्कूल, जो फुल्ली प्राइवेट होते हैं,
जो गवर्नमेंट से किसी तरह का एड नहीं ले रहे, इनके ऊपर भी आरटीई एक्ट लागू। ठीक है, तो किस किस तरीके के स्कूल के ऊपर आरटीई एक्ट लागू होता है ये हमें पता होना चाहिए। स्कूल रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और वहां पे एलिमेंट्री एजुकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए, मतलब 1 से 8 तक का पढ़ाई होता हो वहां पे। ठीक है, सरकारी स्कूल सब के सब आरटीई के दायरे में आएंगे। प्राइवेट स्कूल लेकिन एड ले रहे हैं गवर्नमेंट से, वहां पर भी आरटीई एक्ट लागू होगा। जो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय, सैनिक स्कूल, ये सब पे भी लागू होता है और प्राइवेट अनएडेड स्कूल इस पे भी लागू। ठीक है, ये चीज। एक टर्म और मिलेगा आपको, स्क्रीनिंग प्रोसीजर। स्क्रीनिंग प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर एडमिशन। एडमिशन के लिए इंटरव्यू लेना, एडमिशन के लिए रिटन एग्जाम लेना, इसको स्क्रीनिंग प्रोसीजर बोलते हैं। आरटीआई एक्ट साफ साफ मना करता है कि किसी भी बच्चे का एडमिशन कराने के लिए कोई भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा, मतलब इंटरव्यू लेकर के या रिटन एग्जाम लेकर के किसी भी बच्चे का जो है कि एडमिशन नहीं होगा। हाँ, कोई रैंडम मेथड अपनाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि प्राइवेट वगैरह स्कूलों में क्या होता है, वो लकी ड्रॉ वगैरह निकलता है। ठीक है, ये है, लेकिन किसी भी तरीके का इंटरव्यू लेकर के या ना तो बच्चे का ना तो उनके पेरेंट्स का और ना ही कोई रिटन एग्जाम, ये सब अगर कोई स्कूल करता है आरटीई एक्ट के तहत तो वो आरटीई एक्ट का वायलेशन कर। ठीक है, ये चीज। तो ये थे कुछ डिफिनीशन। अब अगला है कि राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, ये चीज। इसमें क्या बोला गया, कोई भी बच्चा जो 6 से 14 साल की एज का है, उसका राइट है कि उसे फ्री, मतलब उसके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो भी खर्चे उस पर उसका कोई खर्चा ना हो। ठीक है, और कंपलसरी एजुकेशन उसको मिले। और कहाँ मिले? नेबरहुड स्कूल में, आसपास के ही स्कूल में मिले। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कब तक मिले? जब तक कि उसका एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है, मतलब जब तक 8वीं तक का स्कूलिंग उसका कंप्लीट नहीं हो जाता। ठीक है, ये चीज। और किसी भी बच्चे को 1 से लेके 8वीं तक की पढ़ाई के लिए ना तो कोई फीस देना पड़ेगा और ना ही कोई चार्ज देना पड़ेगा। इनको स्कूल का ड्रेस, कॉपी किताब, पेन पेंसिल, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इनको पढ़ाई का कोई भी खर्चा न जो है कि नहीं उठाना पड़ता है इन बच्चों को। ठीक है, फ्री माने केवल फीस नहीं, बल्कि पढ़ाई से रिलेटेड हर एक जो एक्सपेंसेज होते हैं वो भी फ्री होता है। ठीक है, नेबरहुड स्कूल का मतलब क्या है? क्लास 1 से लेके 5 तक का जो अगर स्कूलिंग है तो वो जहां पे बच्चे का घर है उसके विद इन 1 किलोमीटर में स्कूल होना चाहिए। और क्लास 6 से 8 तक का अगर स्कूलिंग है तो उसके घर से विद इन 3 किलोमीटर में स्कूल होना चाहिए। ठीक है, तो नेबरहुड स्कूल में यही है, क्लास 1 से 5 के लिए विद इन 1 किलोमीटर, घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे उसको जो है कि स्कूल मिलना चाहिए। और क्लास 6 से 8 है तो घर से 3 किलोमीटर की दूरी पे स्कूल होना चाहिए उसका। आगे एक चीज बताई गई, स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन नॉट एडमिटेड टू और हु हैव नॉट कंप्लीटेड एलिमेंट्री एजुकेशन। देखिए, जब आरटीई एक्ट बना, ठीक है, 2009 में बना ये, तो जाहिर से, और यहां पे उसने बोल दिया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। लेकिन जब आरटीई एक्ट बना तो बहुत सारे 6 साल से ऊपर के भी तो ऐसे बच्चे हो सकते हैं ना जो अभी स्कूल में जा ही नहीं रहे, पैसे नहीं है या किसी भी कारणवश, क्योंकि उसके पहले तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन था नहीं आरटीई एक्ट के पहले। आरटीई एक्ट बनने के बाद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो जिनकी एज 6 साल से ऊपर की है, वो अभी स्कूल नहीं जा रहे, या वो एडमिशन ले चुके हैं लेकिन अभी उनका एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे बच्चों के लिए भी प्रोविजन बनाया गया था कि कोई भी बच्चा है अगर 6 साल से ऊपर के एज का है और स्कूल में अभी वो एडमिट नहीं हुआ है, मतलब उसने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, या एडमिशन ले लिया है लेकिन अभी उसका एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसे जो भी बच्चा 6 साल की एज के ऊपर का हो गया है, अब उसको क्लास 1 में एंट्री नहीं दी जाएगी, बल्कि उसके एज के हिसाब से जो एप्रोप्रिएट क्लास होगा उस क्लास में एंट्री दी जाएगी। जैसे स्टैंडर्ड बना हुआ है कि 6 साल का बच्चा है तो क्लास 1 में एंट्री हो, अब मान लो कोई 7 साल का बच्चा है तो क्लास 2 में एंट्री की जाएगी।
ठीक है, यही बात बोला गया कि कोई ऐसा बच्चा है जिसकी एज 6 साल से ज्यादा हो गई, वो अभी स्कूल में एडमिशन उसने नहीं लिया है, तो अब उसे उसकी एज के हिसाब से उसको जो रिस्पेक्टिव क्लास होगा उसमें एंट्री दे दी जाएगी। अब जाहिर सी बात है उसका कुछ कम पढ़ाई होगा तो वो कमजोर होगा, इसके लिए बोला गया कि उसको जो है कि स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जो भी पढ़ाई उसकी छूटी है उसको रिकवर कर सके। ठीक है, ये चीज। अब चूंकि ऐसे बच्चे क्या हो सकते हैं, 14 साल के बाद भी ऐसा भी हो सकता है कि 8वीं पास करने में इनको 14 साल से ज्यादा की एज लग जाए, जाहिर सी बात है। ठीक है, ऐसे केस में जब तक उनका एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, भले ही वो 14 साल से ऊपर के हो गए, तब तक उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलता रहे। ठीक है, ये चीज है। अगला, राइट ऑफ ट्रांसफर टू अदर स्कूल। कोई भी बच्चा है, अगर वो किसी ऐसे स्कूल में उसका एडमिशन था आरटीई एक्ट आने के समय, ठीक है, जहां पे एलिमेंट्री एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं, या कोई भी बच्चा चाह रहा है कि वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अपना ट्रांसफर करा ले, तो वो करा सकता है, ये उसका राइट है। कहने का मतलब बच्चा स्कूल अगर चेंज करना चाहे तो वो कर सकता है, ये उसका अपना राइट है। अगर कोई भी बच्चा अगर अपना स्कूल चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करेगा तो हेडमास्टर तुरंत क्या करेंगे, उसको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करेंगे। ठीक है, मान लो ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने में अगर किसी तरह के डिले है, तो बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के भी उस बच्चे का दूसरा स्कूल जहां पे वो अपना एडमिशन कराना चाहता है, वहां पे उसका जो है कि एडमिशन हो जाए। मतलब किसी को केवल इस बात के लिए कि उसके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, टीसी नहीं है, उसको एडमिशन से डिनाई नहीं किया जा सकता है आरटीई एक्ट के तहत। ठीक है, और अगर कोई भी हेडमास्टर टीसी जारी करने में देर कर रहा है तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो टीसी उसका जारी होने में पुराने स्कूल से डिले है, किसी वजह से टाइम लग रहा है, तो और नए स्कूल में वो एडमिशन की एप्लीकेशन दे रहा है, तो टीसी न होने के ग्राउंड पे उसको एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज। आगे है ड्यूटी ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी टू इस्टेब्लिश स्कूल। अब जाहिर सी बात है कि बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है, वो भी घर के पास में देना है, 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के दायरे में देना है, तो स्कूल होने चाहिए ना। बहुत सारे एरिया ऐसे हो सकते हैं जहां पे स्कूल हो, लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे भी हो सकते हैं, खासकर जो इंटीरियर एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहां पे स्कूलों बहुत दूर दूर स्कूल होते हैं। वहां पे कैसे 1 किलोमीटर के अंदर या 3 किलोमीटर के अंदर जो है बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। इसीलिए स्कूल स्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी दी गई और लोकल अथॉरिटी को भी दी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्कूल बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट भी स्कूल बनाए, लोकल बॉडी भी स्कूल बनाए, यूनियन टेरिटरी भी स्कूल बनाए, ताकि आरटीई एक्ट के प्रोविजन को कंप्लाई किया जा सके। ठीक है, तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और की भी जिम्मेदारी है कि वो स्कूल बने। देखे जहां पर भी जो भी नेबरहुड एरिया डिफाइन किया गया है कि हर 1 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्कूल होना चाहिए, अगर वहां स्कूल है तो अच्छा है, नहीं है तो वो वहां पे स्कूल बनाए, और इसके लिए 3 साल का टाइम दिया गया था। आरटीई एक्ट बनने के विद इन 3 ईयर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी मिल करके जहां पर भी स्कूल नहीं है वहां पे एलिमेंट्री स्कूल का इंतजाम करेगी 3 साल के अंदर। ठीक है, ये चीज। आरटीई एक्ट के प्रोविजन को लागू करने के लिए जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में शेयर करें, मतलब दोनों मिल करके पैसा लगा। जो भी एक तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खासकर स्कूल के निर्माण वगैरह से रिलेटेड, स्कूल के जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, ठीक है, और जो रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है, टीचर की सैलरी वगैरह, ये सारी चीजें, इन सब का जो एस्टीमेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा, और एस्टीमेट बनाने के बाद सेंटर और स्टेट आपस में मिल करके उसको कितना शेयर करेंगे, कितना उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगा, कितना स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगा, वो चीज वो आपस में डिसाइड कर। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, आरटीई एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा और वो ग्रांट इन एड के फॉर्म में देगा। ठीक है,
साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट से भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो फाइनेंस कमीशन को एक रेफरेंस भेजे कि वो जो है कि एग्जामिन करे कि आरटीई एक्ट लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कितनी एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत हो सकती है और उन रिसोर्सेज के लिए पैसा कहां से रहेगा। जब आपने पॉलिटी पढ़े होंगे तो वहां पे हमने फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया है। फाइनेंस कमीशन जो है का गठन एवरी 5 ईयर पे प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। ये फाइनेंस कमीशन इसलिए राष्ट्रपति बनाते हैं कि जो सेंटर से स्टेट को जो पैसा ट्रांसफर होता है एवरी ईयर, उसका पैरामीटर क्या होना चाहिए और कितना पैसा स्टेट को ट्रांसफर होना चाहिए, ये पूरा फार्मूला फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसी के सिलसिले में बात की गई है कि चूंकि आरटीई एक्ट को लागू करने के लिए स्टेट को भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, सेंटर को भी और एडिशनल रेवेन्यू की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए प्रेसिडेंट को बोला गया है कि वो जो है कि फाइनेंस कमीशन का जब गठन करे तो उससे ये भी कहे कि आरटीई एक्ट को लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो एडिशनल रिसोर्सेज देने पड़ेंगे उसके लिए रेवेन्यू कैसे अरेंज किया जाए, इसका भी फार्मूला जो है कि दे। ठीक है, ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पैसा मिलेगा स्टेट को वो तो ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी आरटीई एक्ट लागू करने के लिए वो पैसा खर्च करेगा। ठीक है, ये चीज आगे सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारियां अलग से रखी गई कि वो एक नेशनल कुरिकुलम का फ्रेमवर्क तैयार करेगा। जो हर क्लास का अपना एक सिलेबस होता है ना, बुक में कौन कौन से चैप्टर होंगे, क्या क्या पढ़ाए जाएंगे, ये पूरा नेशनल करिकुलम का जो फ्रेमवर्क है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को डेवलप करना। ठीक है, ये चीज दूसरा, आरटीई एक्ट के तहत टीचर की भी ट्रेनिंग का प्रोविजन था। टीचर भी उस स्टैंडर्ड के हमें तैयार करने हैं ताकि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड क्या होगा ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट को तैयार करने को बोला गया और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल सपोर्ट और अदर रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की भी बात की गई, जिससे कि स्टेट के जो टीचर वगैरह हैं वो एजुकेशन के सेक्टर में इनोवेशन कर सके, रिसर्च कर सके, प्लानिंग कर सके और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके। ठीक है, ये चीज अगला आता है ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज है और यूटी गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी। पहला हमें सबको पता है, सारे बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे, कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन दे। अब ये कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब क्या होता है ये भी इसी एक्ट में बताया। फ्री का मतलब तो पता है, फ्री माने कोई फीस नहीं और पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेज भी उसे खर्च नहीं कर। कंपलसरी एजुकेशन का मतलब क्या होता है, कंपलसरी में सबसे पहली वही है टू प्रोवाइड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड। दूसरा, इंश्योर कंपलसरी एडमिशन, कोई भी बच्चा अगर एडमिशन के लिए आए तो उसका एडमिशन हो, फिर एडमिशन लेकर के वो घर ना बैठ जाए, उसके अटेंडेंस को भी इंश्योर करना है और उसका जो है कि एलिमेंट्री एजुकेशन टाइमली कंप्लीट हो ये भी इंश्योर करना। मतलब एडमिशन उसका हो, डेली वो स्कूल आए, अच्छे से पढ़े और टाइमली स्कूल 1 से लेके 8वीं तक का उसका जो है कि पढ़ाई भी कंप्लीट हो। ठीक है, ये चीज हमने पहले भी पढ़ा है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो नेबरहुड स्कूल का इंतजाम करे। ये अभी हमने पढ़ा कि क्लास 1 से लेके 5 तक जो उसके रेजिडेंस से विद इन 1 किलोमीटर में स्कूल होना चाहिए और 6 to 8 के विद इन 3 किलोमीटर स्कूल है कि नहीं है ये भी इंश्योर करने का काम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का और लोकल अथॉरिटी का ही। ठीक है, ये चीज कोई भी चाइल्ड है जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है या SC/ST का चाइल्ड है, ये भी देखे कि उनके साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि वो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, जिसमें जरूरत पड़ने पे स्कूल की बिल्डिंग, टीचर और लर्निंग इक्विपमेंट, लैपटॉप की जरूरत है, डिजिटल बोर्ड की जरूरत है, ये सारी चीजें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर रखी गई। स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, जहां यूटी गवर्नमेंट है वहां यूटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, ये चीज
ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि उनका जो है एडमिशन, अटेंडेंस और कंप्लीशन ऑफ कोर्स ये भी मॉनिटर करना है। एक बात और है, इंश्योर गुड क्वालिटी एलिमेंट, एजुकेशन की जो क्वालिटी भी होनी चाहिए वो गुड क्वालिटी होनी चाहिए। इसी गुड क्वालिटी के लिए टीचर के ट्रेनिंग की भी बात की गई। ये दो चीजों से आएगी, एक तो टीचर की ट्रेनिंग अच्छे से हो, उनको उस लेवल का डेवलप किया जाए, और दूसरा उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से जो है कि रिलेटेड। ठीक है, अगला है कि जो कुरिकुलम है, क्या पढ़ाया जाएगा क्लास 1 से लेकर के 8 तक, टाइमली ये भी प्रिस्क्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, और सारे टीचर को अच्छे से ट्रेनिंग फैसिलिटी भी मिलती रहे, ताकि उनका जो है कैपेसिटी बिल्डिंग हो, तरह तरह की टेक्नोलॉजी से वो अपडेट हो, ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके। ठीक है, तो इतनी सारी जिम्मेदारियां एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर डाल दी गई थी। कुछ जिम्मेदारियां लोकल अथॉरिटी पे भी डाल दी गई थी, म्युनिसिपैलिटी पे, पंचायत पे, नगर पंचायत पे, इन सब पे। इनमें वो सारी जिम्मेदारियां ऑलरेडी शामिल हैं जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर डाली गई थी। कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी इनके ऊपर डाली गई, जैसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का भी काम है, लोकल अथॉरिटी का भी काम है। नेबरहुड स्कूल अवेलेबल कराना, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का भी काम है, लोकल अथॉरिटी का भी काम है। किसी भी बच्चे के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये भी इंश्योर करना दोनों का काम है। ये जो है, ये वाला पॉइंट, ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ना रख के केवल लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी रखा गया है, कि लोकल अथॉरिटी अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो भी उसका स्कूल है, उसमें जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं 6 से 14 साल तक के, उन सब का रिकॉर्ड लोकल अथॉरिटी के पास होना चाहिए। ठीक है, ये चीज। अगला वही, उनका एडमिशन सुनिश्चित हो, उनका अटेंडेंस, और वो टाइमली कोर्स भी उनका मतलब स्कूलिंग भी कंप्लीट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का काम भी है, और इनका भी। स्पेशल ट्रेनिंग बच्चों को जरूरत है, उनको भी देने की जरूरत है, टीचर को जरूरत है, उनको भी दीजिए। अच्छी गुड क्वालिटी का एलिमेंट्री एजुकेशन मिले सबको, समय से करिकुलम भी प्रेस्क्राइब हो, ये जो ऊपर हमने पढ़ा ये वही चीज है। टीचर्स को भी ट्रेनिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, ये आज सब कुछ सेम है। 3 पॉइंट अलग से, मतलब 4 ऐसे जिम्मेदारी है जो अलग से दिया गया है लोकल अथॉरिटी को। पहला, कि उनके ज्यूरिसडिक्शन में जितने बच्चे हैं उनका रिकॉर्ड उनके पास मेंटेन होना चाहिए। दूसरा, जो माइग्रेंट फैमिलीज होती है, एक जगह से दूसरी जगह जो माइग्रेशन कर जाती है, उनके बच्चे का भी एडमिशन इंश्योर करना। ठीक है, अगला, स्कूल की फंक्शनिंग को भी मॉनिटर करना, और हर एक स्कूल का एक एकेडमिक कैलेंडर डिसाइड करना। ये 4 ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की नहीं है, लेकिन केवल लोकल अथॉरिटी की होती है। ठीक है, ये चीज। अब बच्चे स्कूल जाएं, इसीलिए पेरेंट्स और गार्जियन की भी ड्यूटी बताई गई है इस एक्ट में। ये बोला गया कि ये पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को नियर बाई स्कूल में एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए उनका एडमिशन कराए। ठीक है, ये पेरेंट्स पे भी जिम्मेदारी दे दी गई। अब सवाल है कि क्लास 1 से लेके 8 तक का तो आरटीई एक्ट के तहत उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का जो है बात कर दी गई। प्री स्कूलिंग का क्या होगा? प्री स्कूलिंग के लिए भी इसके बारे में बात की गई है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, कोई भी बच्चा जिसकी एज 3 साल से ज्यादा हो जाए और जब तक कि वो 6 साल का ना हो जाए, उसकी प्री स्कूलिंग का इंतजाम करे। और प्री स्कूलिंग का 2 पर्पज होता है, उसका अर्ली चाइल्डहुड केयर भी हो जाए, ताकि उसका हेल्थ अच्छा रहे, और दूसरा उसको पढ़ने की एक आदत भी डेवलप हो जाए। ठीक है, इसी के तहत आप देखेंगे आंगनवाड़ी वगैरह, ये सब चीजें जो है कि व्यवस्था गवर्नमेंट के तरफ से की गई है। ठीक है, ये चीज। हाँ, अगला है एक्सटेंट ऑफ स्कूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको समझिए कि ये कहना क्या चाह। सबसे पहली बात ये बोली गई कि जो स्कूल स्पेसिफाइड इन सब क्लास 1 ऑफ क्लास N, जो हमने शुरू में डिफिनीशन पढ़ी 4 तरह के स्कूलों का ना,
सरकारी स्कूल, एडेड स्कूल, स्पेशल स्कूल और अनएडेड स्कूल, ये वही है। बगल में मैंने लिख दिया है। यहाँ पे बस ये बात बोली गई कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल है, चाहे लोकल अथॉरिटी के स्कूल है, चाहे यूटी गवर्नमेंट के स्कूल, कोई भी हो, वहां पे चाहे जो भी बच्चा एडमिशन के लिए आएगा, सारे बच्चे उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। इस पे कोई सीलिंग नहीं। जितने बच्चों का एडमिशन होगा उसमें सरकारी स्कूल में, उन सब का फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। जो सब क्लास 2 में था वो एडेड स्कूल के बारे में बात की गई। ये प्राइवेट स्कूल होते हैं जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड और एडेड होते हैं। इनको बोला है कि एवरी ईयर ये मिनिमम 25% बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे। ठीक है, मिनिमम 25% बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे, लेकिन ये मिनिमम है, ये रेशियो बढ़ भी सकता है। वो रेशियो कैसे होगा? ये जो एडेड स्कूल है, गवर्नमेंट से जो एड पा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इनको ग्रांट दे रही है, वो जो ग्रांट है इनके टोटल बच्चों के कितने परसेंटेज का बच्चों का पढ़ाई उस ग्रांट से चल रहा है, ठीक है, उसी परसेंटेज के हिसाब से ये उतने बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दे। इसको समझिए। मैंने कहा जो एडेड स्कूल है, प्राइवेट एडेड स्कूल, वो मिनिमम 25% जो सीटें हैं उनकी, वो आरटीई एक्ट के तहत जो है कि प्रोटेक्टेड है। ठीक है, लेकिन ये मिनिमम है। अगर कोई स्कूल है, मान लीजिए कोई स्कूल है, उसका जो टोटल हर साल बच्चों की एजुकेशन पे जो खर्चा है 100 रुपए का आ रहा है, ठीक है, और इस 100 रुपए में उसे 50 रुपए ग्रांट इन एड मिल रहा है गवर्नमेंट से, और 50 रुपए वो अपने रिसोर्सेज से खर्चा कर रहा है। ऐसे केस में 50% जो सीटें हैं उसकी, उस पे आरटीई एक्ट जो है कि लागू। अगर ये 75 रुपए गवर्नमेंट से ग्रांट इन एड पा रहा है, ठीक है, तो ऐसे में 75% सीटें आरटीई एक्ट के तहत जो है कि प्रोटेक्ट हो जाए। कहने का मतलब जो एडेड स्कूल है उसका जो बच्चों के खर्च, पढ़ाई पे जो खर्चा हो रहा है सालाना, उसमें से जितना परसेंटेज गवर्नमेंट से वो एड के तौर पे पा रहा है, उतनी सीटें आरटीई एक्ट के तहत रिजर्व। ठीक है, उतनी सीटों पे आरटीई एक्ट के तहत एडमिशन होगा, उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन भी दिया जाए। अगर गवर्नमेंट से ये ग्रांट 25% से कम भी पा रहे हैं, तो मिनिमम 25% सीटें इन्हें आरटीई एक्ट में लाना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज। आगे ये बात बोली गई जो सब क्लास 3 और 4 के स्कूल है, मतलब जो स्पेशल कैरेक्टर के स्कूल, जिसमें नवोदय, केंद्रीय विद्यालय और आपके जो है कि सैनिक स्कूल, उनके और अनएडेड के बारे में बोला गया है। ठीक है, इनके बारे में ये बोला गया है कि ये क्लास 1 में एडमिशन करेंगे। ठीक है, और कितना, उस क्लास की जितनी स्ट्रेंथ होगी उसका कम से कम 25% सीटें आरटीई एक्ट के तहत जो है कि ये उसमें एडमिशन करेंगे। लेकिन ये केवल वीकर और डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चों को ही फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे। इसको समझ लीजिए, ये एकदम बेस है आरटीई एक्ट का। सरकारी स्कूल में वीकर सेक्शन का बच्चा हो, रिजर्व कैटेगरी का या कोई हो, सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा। एडेड स्कूल में भी सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगा, लेकिन वही मिनिमम 25% और मैक्सिमम अप टू द ग्रांट, जितना वो ग्रांट रिसीव कर रहे हैं। लेकिन जो स्पेशल कैरेक्टर के स्कूल और प्राइवेट अनएडेड स्कूल, यहाँ पे मिनिमम 25% सीटें आरटीई एक्ट के तहत होती हैं, लेकिन वो केवल ऐसे बच्चों को लागू होती हैं जो वीकर और डिसएडवांटेज ग्रुप के होते हैं। मैंने कहा जो सरकारी स्कूल है उसमें जितने बच्चे पढ़ेंगे और जिस जिस क्लास में पढ़ेंगे सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, क्लास 1 से 8 तक। दूसरा, प्राइवेट एडेड स्कूल में मिनिमम 25% सीटें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के तहत होगा,
और मैक्सिमम ये सीटें बढ़ भी सकती हैं, और वो कैसा ग्रांट के जो है जितना ग्रांट रिसीव कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन। जो स्पेशल स्कूल और अनएडेड है उसमें पहली बात केवल क्लास 1 में जो है कि एडमिशन होगा, आगे उनको मिलता रहेगा फ्री 8 तक, ठीक है। क्लास 1 से में जो एडमिशन होगा, बाकी स्कूलों में मिड क्लास में भी उनके अप्रोप्रिएट एज के हिसाब से एडमिशन हो सकता है। यहाँ पे केवल क्लास 1 में एंट्री होगी, पहली बात। दूसरा कि कम से कम 25% सीटें इनकी फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन में आएंगी, लेकिन ये सारे बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, ये केवल वीकर और डिसएडवांटेज ग्रुप जो आपके SC ST OBC और EWS कोटा के बच्चे हैं, केवल उन्हीं के लिए है, उन्हीं का एडमिशन RTE एक्ट के तहत इसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर रहिएगा, लोगों को बस इतना लगता है 25%, नहीं, हर एक का देखिए पोजीशन अलग है, सरकारी स्कूल का अलग है, एडेड स्कूल का अलग है, अनएडेड स्कूल का अलग है, ठीक है ये चीज। अब अगर ये जो भी स्कूल हैं, अगर वो प्री स्कूल एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही, ठीक है, तो ऐसे में ये जो A से लेके C तक का कंडीशन है वहां पर भी वो चीज लागू हो जाएगी। अब सवाल ये है कि कोई अनएडेड स्कूल है, वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन अगर प्रोवाइड करेगा तो उस स्कूल का तो अपना खर्चा होगा ना उस बच्चे पे, उस बच्चे का वो फीस नहीं लेगा, उस बच्चे को कॉपी किताब प्रोवाइड करेगा, उस बच्चे को ड्रेस वगैरह देगा, सरकार तो खर्चा उठाती है, समझ में आ गया। प्राइवेट स्कूल जो गवर्नमेंट से कोई एड ही नहीं ले रही है, वो उसका खर्चा कैसे उठाएगी, उसका स्कूल घाटे में जाके कल को बंद हो सकता है। इसीलिए इनके लिए एक्सपेंडिचर रिइंबर्समेंट का प्रोविजन रखा गया है कि इनको सरकार से रिइंबर्समेंट मिलेगा, ठीक है। तो जो भी अनएडेड स्कूल है, जितने भी बच्चों को वो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन दे रहे हैं, एलिमेंट्री एजुकेशन, उनको गवर्नमेंट से रिइंबर्समेंट मिलेगा। कितना मिलेगा? गवर्नमेंट जो है एक बच्चे पे पढ़ाई पे जितना खर्च करती है, या वो प्राइवेट स्कूल एक बच्चे की पढ़ाई पे कितना चार्ज करता है, इन दोनों में से जो कम होगा उतना अमाउंट उनको रिइंबर्स करती है। लेकिन किसी भी हाल में जो सरकारी स्कूल में एक बच्चे की पढ़ाई का जो खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है, उससे ज्यादा उनको रिइंबर्समेंट नहीं देगी, ठीक है। तो ये इनको रिइंबर्समेंट देगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ प्राइवेट स्कूल ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनको गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड कर देती है, उनको बिल्डिंग दे देती है, या उनको इक्विपमेंट वगैरह सब चीजें दे देती है, या तो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है या कंसेशनल रेट पे दे देती है। तो कोई इस तरीके का प्राइवेट अगर स्कूल है जो गवर्नमेंट से लैंड, बिल्डिंग या कोई इक्विपमेंट फ्री में पाया है या कंसेशनल रेट पे पाया है, वहां पे इनको भी RTE एक्ट के तहत बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन देना है, और इनको इसके लिए कोई भी रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनको दिया है, ठीक है, ये चीज है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको अच्छे से समझना। आगे जैसा कि मैंने बताया है कि नो कैपिटेशन फी एंड स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन, मैंने बताया किसी भी बच्चे के एडमिशन के लिए उससे कोई भी पैसा नहीं लिया जाए, ना तो उसके गार्जियन से, ना ही स्कूल लेगा, ना उसके बिहाफ पे कोई और लेगा, ठीक है। अगर कोई भी स्कूल या कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे से कैपिटेशन फी ले रहा है, डोनेशन ले रहा है, तो उसके ऊपर फाइन लग सकती है, और ये कितना, जितना उन्होंने डोनेशन लिया है उसका 10 टाइम्स फाइन वसूला जाएगा। आगे ये भी बोला गया कि अगर किसी भी बच्चे को किसी भी स्क्रीनिंग प्रोसीजर से के तहत एडमिशन दिया गया, उसका इंटरव्यू लिया गया, या उसको जो है कि रिटन एग्जाम ले करके लिया गया, उस पे भी फाइन लग सकता है, उस स्कूल पे भी, और कितना 25,000, और अगली बार गलती दोबारा किया तो 50,000 रुपए का फाइन लग सकता है, ठीक है। ये चीज। अगला है प्रूफ ऑफ एज ऑफ एडमिशन। अब चूंकि एज का मैटर है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए है, इसीलिए कोई ना कोई एज का प्रूफ चाहिए।
वो एज का प्रूफ क्या होगा? बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो अदर डॉक्यूमेंट को भी एज प्रूफ के आधार पे डिक्लेयर कर सकता है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे के पास उसका एज का प्रूफ नहीं है, तो केवल इस ग्राउंड पे उसके एडमिशन से उसे डिनाई नहीं किया जाए। ठीक है, ये चीज। आगे ये बोला गया कि कोई नो डिनायल ऑफ एडमिशन। अगर जितने दिन में एडमिशन का प्रोसेस स्कूल में चालू है, उस पीरियड में किसी भी बच्चे का एडमिशन डिनाई नहीं किया जाए। ठीक है, ये चीज। अगला है प्रोहिबिशन ऑफ होल्डिंग बैक एंड एक्सप्लेनेशन। जो नो डिटेंशन, आरटीई एक्ट जब बना था तो नो डिटेंशन पॉलिसी के साथ बना था कि क्लास 1 से लेके 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको एग्जाम लिया जाएगा लेकिन उसको फेल नहीं किया जाएगा। तो पहले यही था कि कोई भी बच्चा हो, ठीक है, उसको किसी भी क्लास में हेल्ड बैक माने फेल नहीं किया जाएगा, और ना ही किसी बच्चे को स्कूल से किसी भी ग्राउंड पे निकाला जाएगा जब तक कि उसका एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं होता। लेकिन इस चीज को गवर्नमेंट ने 2019 में इस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया और ये बोल दिया कि जो क्लास 5 और 8 में 5 और 8 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर उनका एग्जाम हुआ और वो एग्जाम में फेल हो गए, तो अगले 2 महीने के भीतर उनका फिर से री एग्जाम किया जाएगा, और अगर वो री एग्जाम में पास हो गए तो अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा। अगर री एग्जाम में फिर फेल हो गए तो उसी क्लास में उनको दोबारा पढ़ना। ठीक है, तो ये अब एक तरीके से आरटीई एक्ट का क्लास 5th एंड क्लास 8th में नो डिटेंशन पॉलिसी लागू नहीं होता है, बाकी सारे क्लास में जो है कि नो डिटेंशन पॉलिसी लागू होता है। ठीक है, 5 to 8 नहीं है, ओनली इन क्लास 5 एंड इन क्लास 8। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे एक्ट ये भी कहता है कि बच्चे को किसी तरह का फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हरासमेंट नहीं करना है। ठीक है, ये चीज। और ये भी बोला गया है कि कोई भी स्कूल बिना रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट के जो है कि कोई भी स्कूल इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, जनरल बात है। ठीक है, ये चीज। तो इतनी सारी बातें थी, अभी और है आरटीई एक्ट में, तो हम बची हुई चीज जो है कि अगले क्लास में पढ़ लेंगे क्योंकि क्लास लंबा हो रहा है। ठीक है, ओके, बाय।